में। अब कुछ पढ़ेंगे हम लोग ट्रेडिशनल और मॉडर्न मेथड्स ऑफ लर्निंग। तो ट्रेडिशनल मेथड में रट्टा को इंपॉर्टेंस दिया जाता था, यहाँ पर हम लोग समझ के पढ़ते हैं चीज़ों को। यहाँ पर फाइनल एम जो होता है वो डिग्री के लिए देखा जाता था, और यहाँ पर फाइनल एम जो होता है वो एप्लीकेशन, हम लोग कैसे उसको डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। पहले चिल्ड्रेन जो होते थे वो सेम एज के एक साथ बैठाए जाते थे। जैसे कि आप अगर क्लास में रहोगे तो सभी क्लास में एक ही एज ग्रुप के बच्चों को बैठाया जाता था। पर अभी अब अगर आप कोई कोर्स करोगे, मान लीजिए स्वयं में कोर्स करते हो या फिर यूडेमी में, तो इसमें कोई एज गैप नहीं है। मतलब कोई 10 साल का बच्चा भी पढ़ सकता है या फिर 20 साल का कोई लड़का भी उसमें पढ़ सकता है। तो यहाँ पर नो सच रूल इन मॉडर्न मेथड। अभी लर्निंग थ्योरीज में पहला आता है बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट। बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट में क्या होता है, ये बताता है कि हम लोग के बिहेवियर में ये चीज़ आ जाना चाहिए। बिहेवियर में सबसे पहले क्या आता है, ड्रिल। ड्रिल मतलब क्या होता है, हम लोग को वो काम करके सीखना होता है, बार बार वो काम करके सीखना होता है। फिर आते हैं स्टिमुलस पे, कि कोई चीज़ जब दिया जाता है हम लोग वो काम करने लगते हैं, रेस्पॉन्स। और लास्ट में आता है आपका री। जैसे ड्रिल में क्या होता है, हम लोग को टेबल सिखाया जाता है, टेबल ऑफ टू। स्टिमुलस में क्या आता है, स्टिमुलस में मान लीजिए क्वेश्चन दिया जाता है 2 into 1 क्या होगा, कि टेबल ऑफ टू हम लोग ने 2 into 10 तक पढ़ा है कि 10 तक क्या होगा। उसके बाद हम लोग को स्टिमुलस दिया जाता है कि 2 into 1 क्या होगा, तो हम लोग रिस्पॉन्स क्या देते हैं, 2। तो यही चीज़ हम लोग को बार बार पढ़ना पड़ता है। तो इससे क्या होता है, आपका होता है री। तो इसमें क्या होता है, इसमें पहला होता है लॉ ऑफ इफेक्ट। जब आप किसी चीज़ को बार बार करते हो तब उस चीज़ आपका बिहेवियर का एक पार्ट हो जाता है। सेकेंड आता है आपका लॉ ऑफ रेडीनेस, कि आप लोग अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस से उस चीज़ को सीखते हो। फिर आता है लॉ ऑफ एक्सरसाइज। लॉ ऑफ एक्सरसाइज हम लोग ने कुछ देर पहले पढ़ा था, नेचुरलाइजेशन, कि आप किसी चीज़ को इतने बार करते हो कि वो काम आपका आदत बन जाता है और उसके लिए आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ता है। ये है आपका लॉ ऑफ एक्सरसाइज। फिर पढ़ेंगे हम लोग का कॉग्निटिव स्कूल ऑफ थॉट। कॉग्निटिविस्ट का मतलब क्या होता है, कॉग्निटिविस्ट का मतलब होता है जो इंटेलेक्चुअल थिंकिंग प्रोसेस है। तो इसमें आपको जो पढ़ाया जाता है उसे आपको अंडरस्टैंड करना पड़ता है। और तीसरा आपका कॉन्स्ट्रक्टिविस्ट। कॉन्स्ट्रक्टिविस्ट क्या होता है, तो आपका एक्सपीरियंस से आप जो सीखते हो वही होता है आपका कॉन्स्ट्रक्टिविस्ट। एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, जब आप किसी चीज को, वही गरम प्याला, ओहो गरम प्याला है, कोई बच्चा उंगली देता है, उससे पता चलता है कि गरम प्याले पे उंगली नहीं देना चाहिए। तो उससे यही होता है आपका कॉन्स्ट्रक्टिविस्ट स्कूल ऑफ थॉट। आप देख रहे हो सेम थ्योरी बार बार रिपीट हो रहा है हम लोग के पूरे क्लास में। तो ये थ्योरी जो है ये डिफरेंट तरीके से प्रेजेंट किया गया है। नहीं तो टीचिंग एप्टीट्यूड काफी आसान चैप्टर है। अब लर्निंग मेथड्स, वही इमिटेशन जब हम लोग नकल करते हैं, ऑब्जर्वेशन किसी को देख के सीखना है, एक्सपीरियंस से सीखते हैं, इंस्ट्रक्शन जब हम लोग को सिखाते हैं, ट्रायल एंड एरर, मतलब कोई भी काम जो होता है उसे आप करने का ट्राई करते हो, तो वो जब गलत होता है फिर से आप उससे सीखते हो, फिर से आपने क्या गलत किया उससे आप सीखते हो। तो इस मेथड को कहा जाता है आपके ट्रायल एंड एरर। जैसे जो इलेक्ट्रिक बल्ब बनाया गया था, वो इलेक्ट्रिक बल्ब कहा जाता है कि पहले 100 बार उन्होंने गलत तरीका लगाया था, लेकिन जो 101 बार हुआ था उसमें उन्होंने सही तरीके से बल्ब बना दिया था। ये होता है आपका ट्रायल एंड एरर। फिर आते हैं एक्सपेरिमेंटेशन मेथड। एक्सपेरिमेंटेशन मेथड में क्या होता है, यही सेम चीज़ है कि आप एक्सपेरिमेंट करते हो कि कोई चीज़ कितना पॉसिबल है। फिर क्वेश्चनिंग। क्वेश्चनिंग जब तक आप नहीं करोगे इसका मतलब है आपको वो चीज़ समझ में नहीं आए। जब तक आपको उस चीज़ के बारे में डाउट ना हो तब तक वो आपको समझ में नहीं आता। तो क्वेश्चनिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चनिंग के लिए ओपन है आपका कमेंट्स। ओके चलिए नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। तो बेसिक कंडीशंस ऑफ लर्निंग। तो बेसिक कंडीशंस ऑफ लर्निंग मतलब एक स्टूडेंट के लिए क्या क्या तैयार होना चाहिए। पहला आपका रेडीनेस, कि एक स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि क्या वो पढ़ाई करने वाला है। जैसे आप लोग यूजीसी नेट के लिए पढ़ाई कर रहे हो तो मैं आपको पढ़ा सकता हूँ टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में। और अगर कोई नर्सरी का बच्चा, KG 1 का बच्चा होगा, तो उसे मैं ये सब के बारे में नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि उसे बेसिक नॉलेज ही नहीं होगा इन चीज़ों के बारे में। दूसरा आपका इंटरेस्ट, कि आपको इंटरेस्ट होना चाहिए इस चीज़ के बारे में सीखने के लिए, तभी मैं जो पढ़ाऊंगा, अगर मैं अच्छा भी पढ़ाता हूँ तब आपको समझ में आएगा। यही होता है आपका इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कैसे जगाते हैं, आपका मोटिवेशन। मोटिवेशन दो टाइप के होते हैं। मोटिवेशन एक होता है इंट्रिंसिक, दूसरा होता है एक्सटेंसिक। इंट्रिंसिक जो होता है वो होता है आपका इंटरनल, और एक्सटेंसिक जो होता है वो होता है आपका एक्सटर्नल। मान लीजिए यूजीसी नेट का जो एग्जाम है, यूजीसी नेट के एग्जाम आपको क्यों पास करना है, तो आपका मन है कि आपको बनना है टीचर। तो ये क्या हो गया आपका इंट्रिंसिक मोटिवेशन। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन क्या हो गया, मान लीजिए आपको बताया गया कि यूजीसी नेट अगर आप पास करोगे तो उसके बाद आपको दिया जाएगा एक मोबाइल, तो इसलिए आप यूजीसी नेट का एग्जाम जो है वो उसे पास करना चाहते हो। तो ये क्या हो जाएगा, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। अब देखेंगे हम लोग लर्नर्स रिस्पॉन्स। तो लर्नर कैसे रिस्पॉन्स देते हैं, तो आपको पता चलता है कि टीचिंग जो है आप सही तरीके से करते हो।
पहला है आपका प्रॉम्प्टिंग। प्रॉम्प्टिंग का मतलब क्या हुआ, स्टूडेंट अगर कोई आंसर दे रहे हैं और उसको बीच में डाउट है तो आपको बीच में चीजें बता देनी चाहिए ताकि उसका जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ पाए और उसको पता चले कि वो सही आंसर दे रहा है। फिर आते हैं हम लोग रीडायरेक्शन में। रीडायरेक्शन का मतलब क्या होता है, स्टूडेंट मान लीजिए कोई आंसर दे रहा है और आंसर जो है वो सही तरीके से नहीं जा रहा, तो आपको रीडायरेक्ट करना चाहिए कि इस टॉपिक के बारे में नहीं, तुम इस टॉपिक के बारे में बात करो। तो ये होता है आपका रीडायरेक्शन। फिर आता है इंक्रीज क्रिटिकल नॉलेज। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्लास में जब आप आंसर दे, आप कुछ पढ़ा रहे हो और क्वेश्चन पूछ रहे हो, तो क्वेश्चन पूछने के बाद आपको ये बात करना चाहिए कि आप लोग इस बारे में सोचिए। अब मुझे ये नहीं चाहिए कि सही आंसर हो या फिर गलत आंसर हो, आप इस चीज के बारे में सोचिए, क्रिटिकली एनालाइज कीजिए और फिर मुझे आंसर दीजिए, चाहे वो गलत हो या फिर सही। फिर सीकिंग फर्दर इंफॉर्मेशन, उसी चीज के बारे में आपको और भी नॉलेज, जो वो स्टूडेंट क्रिटिकल थिंकिंग करता है, फिर आपको उसी चीज के बारे में और भी क्वेश्चन पूछना चाहिए ताकि आपको पता चले कि स्टूडेंट को कितने देर तक समझ में आया या कितने अच्छे तरीके से वो टॉपिक को समझा है। फिर हम लोग देखेंगे लर्निंग एनवायरनमेंट। लर्निंग एनवायरनमेंट अगर देखा जाए तो 3 टाइप के होते हैं। मैं इनके ऊपर ज्यादा बात नहीं करूंगा। फॉर्मल जो हम लोग ने पढ़ा था, नॉन फॉर्मल जैसे कि आप जू बोटानिकल गार्डन में जाते हो तो आपको नॉन फॉर्मल टीचिंग होता है। और फिर होता है आपका इनफॉर्मल वर्क नहीं होगा ये इनफॉर्मल वर्क नहीं होगा, ये होगा इनफॉर्मल लर्निंग, जो आप वॉलेंटियर करते हो, खुद से सीखते हो। इंपॉर्टेंस, इंपॉर्टेंस अगर देखा जाए कि पढ़ाई जब करते हैं तो हम लोग का क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है। पहला आता है हम लोग का फिजिकल एनवायरनमेंट, जैसे हम लोग का सराउंडिंग कैसा है, जैसे कि चेयर कैसे है, क्लास में टेबल कैसा है, चेयर साफ है, टेबल क्लासरूम साफ है कि नहीं, ब्लैक बोर्ड आपका साफ है कि नहीं, तो ये सब हो जाता है आपका फिजिकल एनवायरनमेंट। फिर आता है साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट, कि हम लोग के दिमाग में कोई टेंशन है कि नहीं, हम लोग को उस चीज़ के बारे में इंटरेस्ट है कि नहीं, ये सब हो जाता है हम लोग का साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट। तीसरा आता है आपका सोशल एनवायरनमेंट, कि आपके दोस्त कैसे हैं, आपके टीचर्स कैसे हैं, आपके टीचर्स आपको ज़्यादा डांटते हैं कि नहीं, ये सब हो जाता है आपका सोशल एनवायरनमेंट। फिर आता है आपका मोटिवेशनल क्लाइमेट, कि सही आंसर देने पे आप गुड बोला जाता है कि नहीं, आपको पढ़ाई अच्छे तरीके से करने पर मोटिवेशन दिया जाता है कि नहीं, ये सब होता है मोटिवेशनल क्लाइमेट। और लास्ट में आता है अंडरस्टैंडिंग डिफरेंसेस, कि हर एक स्टूडेंट अलग होते हैं, उन्हें अलग तरीके से हैंडल करना चाहिए। अब आते हैं हम लोग लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स पे। एक सेकंड। तो हम तो अभी हम लोग बात करेंगे लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक पे। लर्नर जो होते हैं 2 टाइप के होते हैं, एक फील्ड डिपेंडेंट और एक फील्ड इंडिपेंडेंट। फील्ड डिपेंडेंट क्या होते हैं, जो आपके फील्ड पे यानी कि टीचर पे, क्लासरूम पे डिपेंड हो, और जो उन पे डिपेंड नहीं होते हैं उन्हें कहा जाता है फील्ड इंडिपेंडेंट। फिर आते हैं रिफ्लेक्टिव और इम्पल्सिविटी। आप देखोगे, आप क्वेश्चन पूछोगे अगर क्लास में, तो कोई सबसे पहले हाथ उठा देता है, इसे का क्या बोला जाता है, आपका इम्पल्सिविटी, कि आपको आंसर आए कि ना आए, आप पहले से आंसर देने के लिए उठ जाते हो। फिर रिफ्लेक्टिव क्या होते हैं, जो मतलब थोड़ी देर से हाथ उठाते हैं, जो क्वेश्चंस के बारे में सोचते हैं, फिर क्या आंसर हो सकता है उसके बारे में सोचते हैं, तो इसे कहा जाता है रिफ्लेक्टिविटी। क्लासरूम बेस्ड लर्निंग अगर कहा जाए तो 3 तरीके से हो सकते हैं। पहले आपका विजुअल लर्नर, जो कुछ देख के पढ़ाई करते हैं। फिर आते हैं आपके ऑडिटरी लर्नर्स, और तीसरे आपके मोटर लर्नर्स। तो विजुअल लर्नर्स क्या होते हैं, विजुअल लर्नर्स देख के पढ़ाई करते हैं, जैसे ब्लैक बोर्ड में क्या लिखा गया है, टीचर्स ने क्या क्या पढ़ाया है, क्या चार्ट्स है, तो ये होते हैं विजुअल लर्नर्स। ऑडिटरी लर्नर्स क्या होते हैं, जो सुन के पढ़ाई करते हैं। वहां पर मोटर लर्नर्स क्या होते हैं, जो वो काम करके सीखते हैं। जैसे मान लीजिए आप किसी नाटक में काम कर रहे हैं, तो उस नाटक के बारे में आपको अच्छे से एडुकेशन रिसीव होगा, तो वो कहा जाता है आपका मोटर लर्नर। फिर आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लिसनिंग। तो ऑन द बेसिस ऑफ लिसनिंग अगर देखा जाए, ऑन द बेसिस ऑफ लिसनिंग अगर देखा जाए, तो इसमें आते हैं एक्टिव लिसनिंग, जो एक्टिवली प्रेजेंट रहते हैं आपके क्लास में। फिर आते हैं एम्पैथेटिक लिसनिंग, जैसे आपको कोई सैड स्टोरी बताओगे तो वो सैडली उसको सुनता है, इससे कहा जाता है एम्पैथेटिक लिसनिंग। फिर आता है इवैल्यूएटिव लिसनिंग, मतलब वो आपके बात को इसलिए सुनता है ताकि वो आपके बात में गलती निकाल पाए, जैसे कि आपका किया जाता है डिबेट्स में। फिर आता है अप्रिशिएटिव लिसनिंग, ये किसी चीज़ को अप्रिशिएट करने के लिए हम लोग जब सुनते हैं, जैसे कॉमेडियंस का जब हम लोग शोज देखने जाते हैं,
या फिर जो सिंगर्स के शोज देखने जाते हैं तो वहां पर क्या होता है, वहां पर करते हैं हम लोग एप्रिशिएटिव लिसनिंग। फिर आते हैं हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ थिंकिंग। ऑन द बेसिस ऑफ थिंकिंग अगर देखें तो यहाँ पर आता है रिफ्लेक्टिव थिंकिंग। द बेसिस ऑफ थिंकिंग अगर देखा जाए तो सबसे पहले आता है रिफ्लेक्टिव थिंकिंग। रिफ्लेक्टिव थिंकिंग क्या है, किसी चीज के बारे में हम लोग समझते हैं फिर उसे डीपली अंडरस्टैंड करते हैं। रिफ्लेक्टिव थिंकिंग कौन करते हैं, स्टूडेंट्स। फिर आते हैं क्रिएटिव थिंकर्स। क्रिएटिव थिंकर्स कौन है, जैसे आर्टिस्ट, पेंटर्स, किसी चीज को वो देखते हैं फिर अपने आर्ट के थ्रू उसको एक्सप्रेस करते हैं। फिर आते हैं प्रैक्टिकल थिंकर्स। प्रैक्टिकल थिंकर्स होते हैं बिजनेसमैन। जैसे कोई प्रॉब्लम्स वो लोग देखते हैं उसके कैसे सॉल्यूशन करना है, तो ये होता है आपका प्रैक्टिकल थिंकर्स। फिर आते हैं कॉन्सेप्चुअल थिंकर्स। कॉन्सेप्चुअल थिंकर्स कौन होते हैं, एंटरप्रेन्योर। जैसे जिस आदमी ने या फिर औरत ने सबसे पहले टायर्स बनाए, उसने डिसाइड किया कि उसके सरफेसेस जो है उससे रफ करना होगा। किस कॉन्सेप्ट पे बेसिस करके उसने बनाया, तो फिर उसने कॉन्सेप्ट जो है जिस पे बेसिस करके बनाया वो है आपका फ्रिक्शन। तो ये होते हैं कॉन्सेप्चुअल थिंकर्स। फिर आएंगे हम लोग एडोलेसेंस लर्नर। तो एडोलेसेंस लर्नर अगर देखा जाए तो 4 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहला आपका अर्ली एडोलेसेंस, जहाँ पर आप स्टार्ट अर्ली एडोलेसेंस जहाँ पर आप स्टार्टिंग रहता है एडोलेसेंस स्टेज का, मतलब आप स्टार्ट करते हो। ये होता है 10 to 12 ईयर्स ऑफ एज। इसमें आप लोग देख सकते हो कि हाइट जो है वो हम लोग का बढ़ जाता है और यहाँ पर हम लोग का न्यू डिमांड होता है कि हम लोग को अकेला रहना ज़्यादा पसंद होता है। फिर आता है मिडिल एडोलेसेंस। मिडिल एडोलेसेंस आपका 12 to 16 ईयर्स पर होता है। यहाँ पर हम लोग का इंटरनल डेवलपमेंट होता है और जेनेटिक चेंजेस भी होते हैं। तो ये होता है आपका मिडिल एडोलेसेंस। फिर आता है आपका लेट एडोलेसेंस। लेट एडोलेसेंस कब होता है, फ्रॉम द एज ऑफ 16 to 18। यहाँ पर मेनली हम लोग करियर पे देखते हैं और यहाँ पर हम लोग इंपॉर्टेंस समझते हैं कि हम लोग के लिए फैमिली कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर एकेडमिक अचीवमेंट्स अगर एडोलेसेंस का देखा जाए तो यहाँ पर एडोलेसेंस जो होते हैं दे आर डिपेंडेंट ऑन द टीचर्स। एडोलेसेंस अगर देखा जाए जो 10 साल की उम्र से होता है तो वो उससे पहले भी एजुकेशन रिसीव कर चुका है और अभी जो एजुकेशन रिसीव करता है वो एड ऑन टू ओल्ड इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर हम लोग का गोल काफी क्लियर होता है कि हम लोग को लाइफ में क्या करना है, हम लोग क्या करना चाहते हैं। और यहीं से स्टार्ट होता है आपका रिफ्लेक्टिव थिंकिंग। फिर आते हैं इमोशनल चेंजेस। तो एडोलेसेंस में काफी सारे इमोशनल चेंजेस आते हैं, जैसे कि कोई लर्नर अगर स्ट्रेस होगा तो वो चाह के भी पढ़ाई में अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगा। यहाँ पर काफी मूड स्विंग्स होते हैं। ये सिर्फ यंग गर्ल्स नहीं, बॉयज के भी होते हैं, जहाँ पर वो जल्दी से गुस्सा और जल्दी से शांत भी हो जाता है। और फिर हम लोग का एक अंतरात्मा भी बनता है यहाँ पर, कि हम लोग को पता चलता है कि कौन सा काम सही है या फिर कौन सा काम गलत है। पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। पियाजे ने 4 डेवलपमेंटल स्टेज दिए थे जहाँ पर हम लोग का कॉग्निटिव जो ब्रेन है वो डेवलप करता है। तो पहला स्टार्टिंग में आता है हम लोग का सेंसरी पीरियड। ये हम लोग का जब जन्म होता है और हम लोग बिल्कुल अपने बचपन में होते हैं। यहाँ पर हम लोग जो अपने 5 सेंसेस होते हैं, जैसे हम लोग क्या देखते हैं, क्या स्मेल करते हैं, क्या टच करते हैं, ये सब हम लोग स्टार्टिंग में सीखते हैं। तो ये सब होता है आपका सेंसरी पीरियड। सेकेंड अगर देखा जाए तो ये होता है आपका प्री ऑपरेशनल पीरियड। ये चलता है आपके 2 साल की उम्र से 7 साल की उम्र तक। तो यहाँ पर आपका बच्चों का इमेजिनेशन बहुत स्ट्रांग होता है, जहाँ पर वो इमेजिनरी फ्रेंड्स बनाते हैं, इमेजिनरी सिचुएशंस बनाते हैं, स्टोरीज बनाते हैं और वो काफी क्वेश्चंस पूछते हैं कि चांद इतना दूर क्यों है, अर्थ गोल क्यों है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं। इसे कहा जाता है प्री ऑपरेशनल पीरियड। फिर आते हैं हम लोग कॉन्क्रीट ऑपरेशनल पीरियड। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल पीरियड क्या होता है, फ्रॉम 7 to 11 ईयर्स। इसमें हम लोग आस्ते आस्ते चीजों को समझने लगते हैं कि कौन चीज कैसे हो रहा है। जैसे सूरज जो है वो सूरज सुबह को क्यों उठता है, अर्थ जो है अर्थ राउंड क्यों होता है। तो आस्ते आस्ते हम लोग जो कॉन्सेप्ट है उनको समझने लगते हैं। फिर आते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल पीरियड। फॉर्मल ऑपरेशनल पीरियड होता है 11 to 15 ईयर्स। इसमें हम लोग का मैच्योरिटी जो है फुल स्टेज पे पहुंच जाता है और यही जो है हम लोग का ब्रेन जो है डेवलप करना बहुत जन के लिए बंद कर देता है। फिर हम लोग पढ़ेंगे एडल्ट लर्नर्स। तो एडल्ट लर्नर्स हम लोग ने पहले ही पढ़ा था, एंड्रोकॉगी करते हैं, जहाँ पर वो टीचर पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं और स्टूडेंट्स डिसाइड करते हैं कि उन्हें क्या पढ़ना है। तो उसे क्या कहा जाता था, एंड्रोकॉगी। तो यहाँ पर लर्नर इंडिपेंडेंट होते हैं। लर्नर जो पढ़ते हैं वो रेलिवेंट होना चाहिए लाइफ के साथ, जैसे इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, फिर मेडिकल स्टूडेंट्स डॉक्टर्स के बारे में पढ़ते हैं। सेल्फ मोटिवेटेड कि उनको फ्यूचर में क्या बनना है। इनफॉर्मल क्लासेस होते हैं और ये फ्लेक्सिबल होते हैं। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी आपका अगर बताया जाए तो 2 तरीके के होते हैं, एक होता है हार्डवेयर, एक होता है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर में क्या होता है, जैसे आपका लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, इन सबसे हम लोग एजुकेशन रिसीव करते हैं। तो ये हो गया हार्डवेयर एजुकेशनल टेक्नोलॉजी।
सॉफ्टवेयर अप्रोच क्या हो गया? सॉफ्टवेयर में जैसे हम लोग मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज को यूज करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्स को यूज करते हैं, तो ये क्या हो गया हम लोग का सॉफ्टवेयर। फिर आ गया ऑडियो विजुअल इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटी। ऑडियो विजुअल इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटी क्या होता है? जिसमें हम लोग ऑडियो और वीडियो दोनों को यूज करते हैं इंस्ट्रक्शनल पास ऑन करने के लिए। जैसे आप ये जो क्लास देख रहे हैं, इसमें आप लोग सुन भी पा रहे हो कि मैं क्या बता रहा हूँ, और आप वीडियो भी देख पा रहे हो कि क्या पीपीटी पे प्रेजेंट किया जा रहा है। तो ये हो गया ऑडियो विजुअल इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटी। इसमें आते हैं प्रोजेक्टेड विजुअल इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटी, स्लाइड, हैंडहेल्ड प्रोजेक्टर, वीडियो प्रोजेक्टर, ओपेक प्रोजेक्टर। तो ये सब आप देख सकते हो ऑडियो विजुअल इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज। नॉन प्रोजेक्टेड विजुअल इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज, तो यहाँ पर आपका प्रोजेक्शन नहीं किया जाता। एक नॉर्मली जो ये आप लोग समझ सकते हो कि विदाउट द मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो यूज़ किया जा सकता है, जैसे आपका यूज़ होता है चार्ट्स, फ्लैश कार्ड, पोस्टर, पिक्चर, ग्राफ, मैप, डायग्राम्स। फिर आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्प्ले बोर्ड होता है, जैसे होता है आपका ब्लैक बोर्ड, वाइट बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड में आपका दिया जाता है कि टॉप न्यूज़ेस क्या क्या है। फिर आपका आता है फ्लैनेल बोर्ड। फ्लैनेल बोर्ड आप देख सकते हो, ये वाला है फ्लैनेल बोर्ड। यहाँ पर आपके हुक्स होते हैं, और इन हुक्स में अगर इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें होंगे नोटिस करने वाले तो उन्हें लगाया जाता है। फिर आता है आपका मैग्नेटिक बोर्ड, पेग बोर्ड, 3D मॉडल्स और स्पेसिमेन। फिर आते हैं हम लोग ऑडियो इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटी में। ऑडियो इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटी जो खाली हम लोग सुन सकते हैं, इसमें आता है रेडियो, जिसमें आ सकता है ज्ञानवाणी चैनल्स होते हैं जिसे हम सुन सकते हैं और ज्ञान पा सकते हैं। तो इसमें आता है आपका रेडियो। फिर आता है आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉडकास्ट, रिकॉर्डिंग, आप रिकॉर्डेड करके फिर ऑडियो बुक सुन सकते हो, डिजिटल ऑडियो प्लेयर, मोबाइल, टेलीविजन। तो ये सब क्या है? ऑडियो इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटी। इसमें मुझे नहीं लगता मोबाइल और टेलीविजन आएगा, ये दोनों नहीं आएगा। अब मोबाइल आ सकता है कि मोबाइल पे अगर सिर्फ आप रेडियो सुनो तो। एक्टिविटी इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटी। एक्टिविटी इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटी मतलब क्या होता है? हम लोग जब कोई काम करके कुछ चीज़ें सीखते हैं, जैसे कि फील्ड ट्रिप्स, कहीं पे हम लोग को इंडस्ट्रीज में ले जाया जाता है कि इंडस्ट्रीज में कैसे काम करते हैं, तो कहा जाता है फील्ड ट्रिप्स। फिर आपका एक्सपेरिमेंटेशन, ड्रामेटिक्स। फिर आता है आपका प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, जहाँ पर आप स्क्रीन पे टच करना पड़ता है कि आपका सही आंसर क्या है, उसके बाद इंस्ट्रक्शन आपका आगे प्रोसीड किया जाता है। तो ये एक्टिविटी इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटी। फिर कोन ऑफ एक्सपीरियंस। तो कोन ऑफ एक्सपीरियंस जो है एडगर डेल ने दिया था 1960s में। उन्होंने बोला था कि हम लोग पढ़ के ज़्यादा कुछ नहीं सीख सकते, पर हम लोग जब वो कोई काम करते हैं तब उसे अच्छी तरीके से सीख सकते हैं। यहाँ पर उन्होंने दिया है कोन ऑफ एक्सपीरियंस। यहाँ पर उन्होंने दिया है कोन ऑफ एक्सपीरियंस। तो यहाँ पर उन्होंने क्या बताया कि हम लोग सिर्फ 10% सीख सकते हैं जो हम लोग पढ़ते हैं, 20% सीखते हैं जो हम लोग सुनते हैं, 30% सीख सकते हैं जो हम लोग देखते हैं, 50% सीख सकते हैं जो हम लोग देखते हैं और सुन सकते हैं, 70% इसलिए बोला जाता है कि आप लोग जब भी पढ़ाई करो तब आप इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो नोट करके लिखो। 70% हम लोग तब पर सीखते हैं जब हम लोग उस चीज़ को से एंड राइट, और 90% हम लोग तब सीखते हैं जब हम लोग उस काम को करते हैं। तो ये है आपका डेल्स कोन ऑफ एक्सपीरियंस। उन्होंने इंपॉर्टेंस दिया था कि हम लोग जब तक किसी काम को नहीं करें तब तक हम लोग उस काम को नहीं